हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप लोगों का एसबीआई पीओ प्री का रिज़ल्ट आया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको जिनका प्री हो गया था और मेंस की तैयारी में सब जुट गए होंगे। प्री देने के बाद ही मेरे ख्याल से जिन्होंने अपना स्कोर चेक किया होगा आके, तो जो कट ऑफ उनको लग रहा होगा कि हाँ इतनी कट ऑफ आएगी, उनसे ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे, उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन। तो आज मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि पीओ प्री और पीओ मेंस के एग्ज़ाम के जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम है। लगभग 10 दिन का गैप मिला है आपको पीओ प्री और पीओ मेंस के लिए, ठीक है। तो इतने दिन में मेंस की तैयारी कर पाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जिनको एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, वो भी एक बार देख लें, उनके लिए अच्छा होगा कि लास्ट 5 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए और कैसे मेंस देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का प्री हो गया है। प्री का कट ऑफ आप देखा था आपने 59.75 गया था, ठीक है। तो मेंस का क्या है, मेंस कैसे करना है, लास्ट के 5 दिन क्या करना है मेंस के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। क्या करो आप, सबसे पहला काम क्या है कि ठीक है, ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। जितना आपने पढ़ रखा है ना, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। जितना आपने पढ़ रखा है वो सोचो कि आपने जितना पढ़ रखा है वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि आप 5 दिन में और कुछ नया पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। नया पढ़ोगे भी तो वही होगा कि आधा पढ़ोगे और आधा वैसे ही रह जाएगा, कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं होंगे। तो जितनी चीज़ें आपको आती है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है, जितनी चीज़ें आपको आती हैं उन्हीं पे फोकस करो। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। ये पढ़ोगे आप टाइम वेस्ट करोगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मेरा अरिथमेटिक है कि मैं अरिथमेटिक पे फोकस करता हूँ, तो ये अब करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेंस में आप जानते हो सारी की सारी डीआईज जो होती हैं, जो मेजर पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन के आपके होते हैं। मेंस में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ज़्यादातर जो होती है वो डीआईज ही होती हैं। 30 के 30 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो डीआई बेस्ड होती है, ठीक है। तो अभी ये करना कि मैं अरिथमेटिक पढ़ूंगा या फिर मैं अपनी डीआई अच्छी कर लूँगा, अगर आपकी डीआईज वगैरह अच्छी नहीं है, ठीक है, अरिथमेटिक पोर्शन आपका अच्छा नहीं है, तो उन पर फोकस मत करो आप, ठीक है। अभी फोकस करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, यही कर सकते हो कि आप मॉक्स दो। जो भी आपके मॉक्स है, इतने दिनों में आप जितने मॉक्स दोगे वही आपको हेल्प करेंगे और कुछ हेल्प नहीं करेगा। नई चीज़ें आपको कभी हेल्प नहीं करेंगी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने से जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो आप मॉक्स लगाओ, ठीक है। चाहे वो सेक्शनल हो चाहे मेन मॉक्स हो, ठीक है। जो मॉक्स आप जितने मॉक्स दिन में 1-2 दिन, 1 मॉक्स 2 मॉक्स इनफ है, दो मॉक्स, ठीक है। बट मॉक्स देने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट होता है, मॉक्स देने के बाद जो मेन पॉइंट है इसका एनालाइज करो इनको, ठीक है। क्या रैंक आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मेंस देना ही देना है, ठीक है। ये तो श्योर है, आपका प्री निकला है, आपको मेंस देना ही देना है, ठीक है। तो आप जो मॉक्स दोगे ना उनको एनालाइज करके देखो, क्या पता कि लास्ट टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। जो एनालिसिस से क्या होगा ना, आपको आइडिया मिलेगा कि मान लो कोई डीआई आई है, आपने कोई डीआई मॉक में दी, ठीक है, उसको सॉल्व किया, तो उसकी एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर उस टाइप से रिलेटेड उस टाइप का कोई मॉक या फिर कोई क्वेश्चन आता है आपके मेन एग्ज़ाम में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो कम से कम, ठीक है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कि आ जाए, ठीक है। अगर बाय चांस आ जाता है, मान लो कि आ गया, तो आप उसको कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके मिसलेनियस पोर्शंस होते हैं, जैसे आप समझते हो कि मान लो अगर 30 क्वेश्चन में सिर्फ डीआई, मान लो 20 डीआई आती है और 10 जो होते हैं वो अलग क्वेश्चन, जिनमें नंबर सीरीज़ हो गया आपका, ठीक है, क्यूईज हो गई, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो गई, ठीक है। फिर आपका हो गया स्टेटमेंट बेस्ड आपके अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आ गए, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गई,
ये जो क्वेश्चन होते हैं इन पे फोकस करो आप, ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे हमारे जो ऐप में, हमारी साइट पे या फिर हमारे ऐप में जो मॉक्स प्रोवाइड है वो सबका कॉम्बिनेशन है। आपको इस टाइप के भी पेपर मिल जाएंगे जिनमें सब सिर्फ 30 क्वेश्चन DI के ही हैं, और ऐसे ही पेपर मिल जाएंगे जिनमें इनका कॉम्बिनेशन भी है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको DI नहीं सॉल्व हो रही है, क्योंकि मेन्स की DI टफ होती है, मेन्स तो DI को मत करो, ठीक है, इन पे फोकस करो। ये आपके क्या होंगे, ये आपको नंबर दे देंगे, ये आपके स्कोरिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। ये जो 3-4 टॉपिक हो गए वो स्कोरिंग एरियाज़ है, ठीक है। अब रही बात DI की, DI में क्या करना है। तो जब आप अभी भी पेपर दोगे ना, अभी भी आप अगर मॉक लगा रहे हो या फिर मॉक लगाओगे, तो आप इन पे फोकस करो कि मुझे जो मेन एग्ज़ाम में जो चीज़ें अटेम्प्ट करनी है ना, मेन एग्ज़ाम में जाके मुझे जिस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस मुझे मेन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं, मैं वही क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं आता है तो मैं प्रॉफिट लॉस अटेम्प्ट नहीं करूंगा अभी, ठीक है, मैं उनको छोड़ दूंगा, ठीक है। कोई DI है जो सिंपल सी DI है, मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा। होता क्या है कभी कभी एग्ज़ाम्स में, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ा, आधी DI पढ़ी, अब उन्हें लग रहा है कि आधी DI पढ़ के उन्हें लग रहा है कि नहीं होगा, छोड़ दिया उन्हें। भाई आपके पास 45 मिनट्स हैं यार, तो आपको 45 मिनट्स तो कुछ नहीं करना है, क्वांट्स को ही देखना है। 45 मिनट्स के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ क्वांट्स देखनी है। आप उस 45 मिनट्स में कुछ और नहीं कर सकते हो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू तो करो, कम से कम हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो, पूरा पढ़ो, आधा पढ़ के मत छोड़ो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें लास्ट से वो सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है, करवाए भी हैं ऐसे क्वेश्चंस, सॉल्व भी करवाए हुए हैं कि जिनके सॉल्यूशन लास्ट, जब तक आप लास्ट तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ना है, ठीक है। सेम थिंग विद मॉक्स, जो आप मॉक्स अभी दोगे उनमें भी यही करो, ठीक है। एक क्वेश्चन पकड़ो, 2 क्वेश्चन, 1 DI या फिर 2 DI, पूरी DI पढ़ो, सारी की सारी DI जितनी भी DI है वो पढ़ लो, फिर उनमें से 1 या 2 DI उठा लो। आप 1 DI भी सॉल्व कर लोगे ना, आपको लगेगा अगर आपने 1 DI भी अच्छे से सॉल्व कर दी तो आप कट ऑफ आराम से पार कर जाओगे, ठीक है। मान लो अगर सिर्फ DI आई है, आपने सारी DIs में से 1 या 2 DI भी कर ली ना, तो ये आप लेके चलो कि आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। कट ऑफ जितने नंबर तो सही हो ही जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, ठीक है। तो DIs वही अटेम्प्ट करो, अभी भी मॉक्स में वही अटेम्प्ट करो जो आप एग्ज़ाम में करने वाले हो। नई चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। कंसेप्चुअल चीज़ें जैसे हो गई, कंसेप्चुअल चीज़ें में जिसमें आपका कंसेप्ट, देखिए अभी कंसेप्चुअल DIs भी आती है, कंसेप्चुअल DI भी आती है। तो कंसेप्चुअल DI में जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन एजेस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन पे बेस्ड DIs आने लगी हैं अब। तो ये पोर्शन आपके अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो इन पे बेस्ड कम से कम एक DI तो सॉल्व करके ही जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप DI सॉल्व करोगे, अरिथमेटिक बेस्ड DI सॉल्व करोगे, तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक, जब केसलेट DI सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व करना होता है, उसमें हम ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फिलअप केसलेट है या फिर कोई भी केसलेट है, तो उसमें हम ट्रिक्स यूज़ नहीं करते, उसमें हम बेसिक अप्रोच से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास है टाइम, अगर आप अभी दे रहे हो, तो इन सब टॉपिक, जो भी आपके अच्छे टॉपिक्स हैं, उन पे बेस्ड एक DI, एटलीस्ट 1 DI तो आप सॉल्व करके ही जाओ, ठीक है। इसके लिए सेक्शनल ज़्यादा प्रीफर करो कि हर सेक्शन का, जैसे क्वांट का एक सेक्शनल लगा लिया, रीजनिंग का सेक्शनल लगा लिया, GS का सेक्शनल लगा लिया, तो सेक्शनल पे भी फोकस करो। क्योंकि सेक्शनल पे आप फोकस करोगे ना, तो आपका माइंड हमेशा उसी में रहेगा कि हाँ बस मुझे एक सेक्शनल देना है, मुझे क्वांट के बारे में सोचना है, मुझे अब रीजनिंग के बारे में नहीं सोचना है, मुझे क्या बोलते हैं GS के बारे में नहीं सोचना है। एक पेपर क्या करो, एक पेपर सेक्शनल का दे दो, ठीक है, और एक पेपर जो सारे जिसमें सब कुछ कंबाइंड है वो दे दो, ठीक है। एक सेक्शनल का पेपर दे दो, एक सेक्शनल मॉक दे दो, और एक पेपर वैसा दो कि जिनमें सारे आपको GS, क्वांट, रीजनिंग सब मिल जाए, इंग्लिश सब मिल जाए, वैसे पेपर्स दो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके कुछ टॉपिक्स अब जो नए आने वाले हैं, नए आने लगे हैं, वो है अलजेब्रा बेस्ड जो होते हैं वो आने लगे। तो अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये नया टॉपिक नहीं है, आपने पढ़ा होगा 11-12 में पढ़ा होगा, बट अभी नहीं पढ़ा होगा। तो अलजेब्रा के जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जो फॉर्मूलाज इनमें अभी आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, जो फॉर्मूलाज आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है,
उनको एक बार देख लेना, बस देख लेना। देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस पर बेस्ड अगर आपके आते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी उससे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको अलजेब्रा में फॉर्मूला ही पता नहीं है, आपको अगर फॉर्मूलाज पता नहीं है तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। मान लो एक नंबर सीरीज़ है, वो अलजेब्रा बेस्ड है। अब आपको नंबर सीरीज़ तो आती है, आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला नहीं आता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, आता होगा बहुत होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ है, तो आपको नंबर सीरीज़ तो आती है, आपको क्यू ही आती है, बट आपको इसका फॉर्मूला का नहीं पता है कि a² + b² क्या होता है, aq + bq का फॉर्मूला क्या होता है, aq - bq का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या है, अब ये डिसएडवांटेज। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला है ना, एक बार देख लेना बस। ठीक है, एक बार देख भी रहोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये इस चीज़ को ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो तो पढ़ ही रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्यूईज वगैरह में क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो रूट्स निकालना है, रूट्स का कंपैरिजन करना है, वो आप जानते हो वो प्री में आते हैं, मेंस में तो नहीं आएंगे। ठीक है, मेंस में क्या आता है, मेंस में आता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला देख लेना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। किसके लिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स -b/a होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत पहले से आनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो एक बार इनको फ्रेशन अप कर लो, एक बार इनको पढ़ लो। क्या हो जाएगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप उनको छोड़ोगे। अगर आपने नया नया पढ़ा है, अभी पढ़ा है, मैं कोई नया टॉपिक नहीं, नया कंसेप्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप भी देख रहे हो कि अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस Q1 Q2 में बहुत आने लगे हैं, नंबर सिस्टम में बहुत आने लगे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, जैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 दे देता है और आपको मैच करने बोल देता है। इस साइड में क्या करता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे देता है, और इस साइड में आपको उनके रूट्स या फिर सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देता है। ठीक है, तो आपको बोलता है क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, कौन किससे मैच करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। इन सब चीज़ें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको पढ़ के जाओ, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है उसके बाद आप क्या करो, देखो डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी जो है बहुत अच्छा टॉपिक होता है। डाटा सफिशिएंसी क्या करते हैं ना, हम लोग देख के डर जाते हैं। सबसे मेन कारण क्या है, डाटा सफिशिएंसी हम लोग डाटा सफिशिएंसी इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, डाटा सफिशिएंसी बहुत ईजी होता है। डाटा सफिशिएंसी में क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप बाउंड नहीं हो कि आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर नहीं निकालना है इसमें आपको बस बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट से अकेले से आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 से अकेले से आ जाएगा। तो डीएस पे फोकस करो, जितने डीएस मार के जाओगे ना, ठीक है, उतना फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो जैसे हमारे यहाँ पे आप देखा होगा आपने, हमारी साइट पे डीएस के अलग से आते हैं। ठीक है, कि 10 डीएस डाटा सफिशिएंसी उसमें, तो 10 के 10 डीएस कम से कम 2, 3, 4 बार मार के 40-50 डीएस कर लोगे ना आप, तो आपके एग्जाम में अगर डीएस आता है तो मैं 100% सर्टिफिकेट से कह सकता हूँ कि आप बिना पेन पेपर उठाए उसको बता सकते हो कि हाँ इस स्टेटमेंट से नहीं आएगा, इस स्टेटमेंट से आ जाएगा, और आप निकल जाओगे। तो इसमें क्या है, इसमें आप टाइम भी सेव करोगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है। जैसे 4 स्टेटमेंट का डीएस आता है, 4 स्टेटमेंट का डीएस तो और इजी है। ये देख के बच्चे डर जाते हैं कि भाई 4 स्टेटमेंट है। इसमें क्या पूछता है, अलोन से पूछता है। आप ना जब भी आप 4 स्टेटमेंट का डीएस पढ़ोगे तो उस पर ध्यान देना। कभी कभी क्या करता है, अलोन कर देता है, अलोन इज सफिशिएंट, या फिर नॉट अलोन भी कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एसबीआई क्या करता है, वर्ड से खेलता है कभी कभी। ठीक है, तो ये पढ़ना कि अलोन दिया हुआ है कि नॉट अलोन दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट तो आपको पता है, 4 स्टेटमेंट में वो यही खेलता है कि अलोन से आएगा या फिर अलोन जो रिडंडेंट है, जिसको हम लोग रिडंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिडंडेंट है। ठीक है,
तो उस टाइप के क्वेश्चन देख लेना कि ठीक है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। आप कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही जाओ डीएस के इस टाइप का, कि जो 4 स्टेटमेंट है जिसमें अलोन से निकल भी रहा है और अलोन जो रिडंडेंट है, वैसे भी क्वेश्चंस आप करके ही आना, ठीक है। उसके बाद बात आती है Q1 Q2 की क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है। क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 में क्या होता है आपका, कभी कभी Q1 Q2 Q3 भी आ जाता है, Q1 Q2 भी आ जाता है। अब इसमें नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो अरिथमेटिक वाले प्रॉब्लम है वो भी आ सकते हैं। तो ये भी आपका, अगर ये आपके पेपर में है तो सबसे पहले आप ट्राई करो इनको सॉल्व करने की, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस ऑफ द सेम एग्ज़ाम, सेम जो आपके एग्ज़ाम आया हुआ है, एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन है, उससे थोड़े से ईजी होंगे। तो इनका अप्रोच आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपके अरिथमेटिक क्लियर है, अरिथमेटिक अच्छी है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। तो जब भी अगर आपके पहले पेपर में देखो, अगर आपके पेपर में नंबर सीरीज़ या फिर QE या फिर Q1 Q2 Q3 या फिर DS है, तो आप DI से पहले इनको सॉल्व करो। इनसे क्या होगा कि जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है, कि यस हाँ अब हो रहा है मेरे से क्वेश्चन, मैं कर सकता हूँ। तो उस मोटिवेशन से क्या वो जो किक मिलेगी आपको, तो उससे आप DIs को भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पहले DI अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका मोरल ही डाउन हो जाएगा, फिर आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप रॉन्ग करने लगोगे, ठीक है। तो आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए सबसे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पकड़ो। ये मैं प्री में भी बोलता हूँ, मैं मेंस में भी बोल रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो पकड़ो, ठीक है, उनको सॉल्व करो। फिर आपका जो मोरल बूस्ट होगा ना, उससे आप कुछ भी DIs भी आप देखोगे कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट है। आप उस DI को भी पॉजिटिव इंटेंट से अप्रोच करो कि यस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 NS DS QE ये सब बातें, तो सबसे पहले हमको इनको अप्रोच करना है। अब NS के लिए क्या है, नंबर सीरीज़ के लिए क्या करना है, नंबर सीरीज़ के लिए ये करना है कि अभी जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे IBPS PO मेंस हुआ है, उसमें 5-6 क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उनके एक बार पैटर्न को देखो। सबसे ज़रूरी क्या है, पैटर्न। नंबर सिस्टम में सबसे ज़रूरी है पैटर्न। अगर आप पैटर्न को एक बार में पता कर लेते हो तो सबसे इजी हो जाएगा आपका नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये पैटर्न देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम जो हमारे साइट पे पड़े हुए हैं, हमारे ऐप पे पड़े हुए हैं, नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखो। और वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं ना, वो रीसेंट एग्जाम बेस्ड पैटर्न होते हैं। हम डालते ही ऐसे पैटर्न है कि जो रीसेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपको रीसेंट एग्जाम के पैटर्न का एक वो हो जाएगा कि हाँ आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप का पैटर्न आ सकता है। और अगर भगवान ने चाहा, भगवान अगर वो आपके एग्जाम में आ गया तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप तुरंत और बच्चे सॉल्व करते रह जाएंगे। आपने अगर पैटर्न देख रखा है, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने वो पैटर्न देख रखा है, तो आपको चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे उस पैटर्न को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हमने तो हार्ड पैटर्न ही करवा रखे हैं सॉल्व में, जैसे मॉक में होते हैं वो थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, उससे कम लेवल के एग्जाम में आते हैं। बट अगर आप तैयारी करके जाओगे उस लेवल की, तो आप जो ईजी वाले आएंगे ना, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमारी किस चीज़ की बात हो गई, हमारी DIs की बात हो गई, हमारी DS की बात हो गई, हमारी नंबर सीरीज़ की बात हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अभी आपके 5 डेज़ बचे हैं, ठीक है। 5 डेज़ बचे हैं। 5 डेज़ में आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा GS पढ़ो, GS पे फोकस करो। क्योंकि GS ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप मान लो आपने कोई चीज़ एक उठा के पढ़ ली अभी भी, ठीक है, अभी पढ़ ली, तो अगर आपको मेमोराइज़ कर लोगे, तो अगर आपको याद है और वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप मतलब तुरंत एक नंबर पा सकते हो। ऐसा क्वांट में नहीं है। क्वांट में आप मान लो अगर आपने अभी कोई एक नया टॉपिक, न्यू टॉपिक उठा के पढ़ा, कोई एक न्यू टॉपिक उठा के पढ़ने लगे आप, तो ना ये 5 दिन में आपका ख़त्म होगा टॉपिक, ठीक है, और ये आपका मोरल भी डाउन कर देगा। तो क्या करो, आप GS ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, GS पे फोकस करो। क्वांट में यही बोलूँगा, जितनी चीज़ें आपको आती है ना, जितनी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ रखी है वो इनफ है, उतना आप लेके चलो। बाहर की बातों छोड़ दो, यूट्यूब वगैरह देखना छोड़ दो। सबसे पहली बात, यूट्यूब वगैरह देखना छोड़ दो। यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस हैं, ये सब वगैरह क्वेश्चंस देखना छोड़ दो यूट्यूब पे, ठीक है। एनालिसिस देखो, पैटर्न्स देख लो कि हाँ पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अभी IBPS PO मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बट नए क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दो, नया टॉपिक पकड़ो ही मत,
ठीक है, जितना आपको आता है, मैं बस क्वांट के लिए नहीं बोल रहा, मैं सारे सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, जितना आपको आता है ना वो इनफ है आपके लिए। आप दिमाग में ये सोच के चलो, ठीक है। जब ये आप सोच के चलोगे ना तो आपको पता होता है कि हाँ मुझे ये चीज़, ये वाला टॉपिक कवर ही नहीं करना है, ये टॉपिक नहीं करना है, तो मैं ना इसको अभी इस टॉपिक को छेड़ूंगा ना, एग्ज़ाम में मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगा, ठीक है। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हाँ यार तब नहीं हो रहा था, अभी अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो वो अगर आपसे पहले आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है ना तो वो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं होगा, ये तो श्योर शॉट है, ठीक है। तो पहले तो आप पूरे की पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करो, पूरे पेपर को गो थ्रू करो, ठीक है। उसमें एनालाइज करो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कौन कौन से नहीं करने हैं। नहीं करने वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं करने हैं वो नहीं करने, उसमें मार्क करो, उसको सीधा सीधा छोड़ दो, ठीक है, वो करना ही नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 10 से 15 क्वेश्चन राइट करने होंगे कट ऑफ पार करने के लिए, ठीक है, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ठीक है। पूरे पेपर का हाफ क्वेश्चन ही आपको करना है, तो 10 से 15 क्वेश्चन मार्क कर लो। अगर आपने 15 क्वेश्चन कर दिए एक्यूरेसी के साथ तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है आपका क्वांट्स में, ठीक है। नई चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। और अभी के लिए स्ट्रेटजी के लिए तो इतना ही, ठीक है। और मॉक्स दो, जितने मॉक्स दोगे, जितना उनको एनालाइज करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मॉक्स से क्या होता है ना कि हमें आइडिया लग जाता है कि रियल इन्वायरमेंट क्या होने वाला है। 3 घंटे अगर हम सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो हमें ये पता चल जाता है कि एक तो सिटिंग हैबिट बन जाती है हमारी। और मॉक्स तभी दो, उसी टाइम में मॉक्स देना जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, जिस टाइम पे आपका रियल एग्ज़ाम है, उसी टाइम पे आप मॉक्स अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। जो जिस टाइम पे आपका रियल एग्जाम है उस टाइम पे सोने वोने की कोशिश या फिर इधर उधर करने की कोशिश मत करना, उसी टाइम पे मॉक्स देना। फ़ायदा ये होगा कि जब हम उसी टाइम पे मॉक्स देते हैं ना तो उस टाइम पीरियड में हमारा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, ठीक है, हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं उस टाइम पीरियड पे। तो आपको उस टाइम पे अगर फोकस्ड रहना है तो जिस टाइमिंग में आपका रियल एग्जाम है, जब आपकी शिफ्ट है, उसी टाइम पे मॉक्स देने की प्रैक्टिस करना। जो मेन मॉक है आपको उसी टाइम पे देना, सेक्शनल आप बाद में देना, बट मेन मॉक एक मॉक तो लगाना कि आपको उस टाइम पे सिटिंग हैबिट बन जाए, ठीक है, आपकी सिटिंग हैबिट उस टाइम पे बन जाए, ठीक है। और उस टाइम पे आपका दिमाग फ्री हो कि उस टाइम पीरियड के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो, उस टाइम पे आप वही अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपका आने वाला, ठीक है। देन सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, होप यू विल डू, ऑल ऑफ यू विल डू वेल, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बाद में।